हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। और इससे पहले हमने बात की हुई है, एक जो पहले चैप्टर था उसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो वो हमने उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म और काफ़ी कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी है चैप्टर। तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले वो चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो आज का नया चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है बट नॉट फर्स्ट डिग्री, तो ये होता किस तरीके से वो सब चीज़ हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें कितने हम टॉपिक्स लेंगे, क्योंकि टॉपिक्स पहले से अगर पता चल जाता है तो उससे ये रहता है कि आज हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले आप थोड़ा सा जाके देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से, तो फिर आगे चल के हमें समझ में बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, जो जैसे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स और एंड होशियार स्टूडेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो हमेशा ही यही करते हैं कि जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है नया, तो उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सॉल्वेबल फॉर पी। ठीक है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, तो ये किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा पहला टॉपिक से ये हम क्लियर करेंगे। ये टॉपिक क्लियर करने के बाद फिर दूसरा टॉपिक होगा जिसमें से इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई होगा, और फिर तीसरे में हम पढ़ेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। और फिर इसके बाद ये क्लैरेट्स इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरेट्स एक फॉर्म, फिर सिंगुलर सॉल्यूशन, फिर वर्किंग रूल, फाइंडिंग द सिंगुलर सॉल्यूशन, वो सब चीजें। फिर इसके बाद द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ क्लैरेट्स इक्वेशन। तो ये हमारे टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टॉपिक्स होंगे। इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपका बीएससी में भी पूछता है, बीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ये एमएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एमएससी में आपको सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो यहीं से पूछता है, और बीएससी में भी पहला दूसरा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इन चैप्टर्स में आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के नए चैप्टर्स जब मिले तो उसमें अगर ये कुछ चीज़ें अगर उसमें पूछ रहा है तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, और उसमें हम अच्छे से समझेंगे उसका फॉर्म किस तरीके से होता है, उसके कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, उसका वर्किंग रूल समझेंगे। वर्किंग रूल समझने के बाद फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स आप अभी नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ये टॉपिक्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टॉपिक्स को पहले आप लिख सकते हैं चैप्टर स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। अब यहां से हम पहला टॉपिक लेते हैं।
अभी देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको जिसमें से आपको पहला चैप्टर में जो मैंने फॉर्म्स पढ़ाए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी इसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी यूज होंगे, तो परेशान नहीं होना है आपको। बस जितना मैं आपको इसमें समझाता रहूं सिर्फ आपको उतना ही समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सबसे पहले इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग रूल समझना पड़ेगा। वर्किंग रूल समझ जाएंगे तो फिर वहाँ से आपको इसके बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये देखिए, अगर इस तरीके से है तो यहाँ पर सबसे पहली बात वर्किंग रूल में आप देखेंगे, पहली बात ये होती है कि कोई भी इक्वेशन होगा वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या होगा कि फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो चाहे या तो होमोजीनियस फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हमें उससे अभी कोई बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ ये समझना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपका पहले तो इस फॉर्म में होना चाहिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वो हमेशा होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर में, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है dy/dx। लेकिन क्या होता है कि इक्वेशन अगर आपकी dy/dx में ना होकर वो हमारी हो सकती है p के फॉर्म में। ठीक है, तो आप जब भी आप p देखेंगे तो यहां पर जो p होगा वो dy/dx को डिनोट करेगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको जब क्वेश्चन लूंगा तो उस क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी कर दूंगा कि किस तरीके से मैं ये सब बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है। सेकेंड स्टेप के बाद करना क्या है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके हमें कंपोनेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं सेकेंड होगा फाइंड कंपोनेंट ऑफ p। ठीक है, हमें कंपोनेंट फाइंड करने p के। p का मतलब हो गया कि dy/dx के हमें कंपोनेंट्स फाइंड करने, और ये वर्किंग रूल बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। ये वर्किंग रूल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, जिससे कि आपको जब भी क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कि यही स्टेप आपको दोहराना है। ठीक है, जब आप कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे तो कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं कि यहां पर आपको लिखा होगा p = fx। ठीक है, p = fx हो सकता है, और fx को अब यहां पर जो p होगा वो हमारा dy/dx होगा। ठीक है, dy/dx होगा, तो एक कंपोनेंट ये होगा कि dy/dx = fx। दूसरा कंपोनेंट ये होगा कि इस तरीके से लिख सकते हैं कि dy/dx = gx। दो फंक्शन भी निकल सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम आप ये सोच के रखिए कि अगर कंपोनेंट्स फाइंड हो रहे हैं तो कम से कम दो कंपोनेंट्स तो फाइंड ही होंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात होती है कि हमें इसमें, जैसे ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेबल वाला सिस्टम अपनाना है। कैसा कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहां पर अगर ये dy/dx = fx की तरीके है तो dy = fx dx कर लेना है इसमें।
और इसमें भी आपको यही करना है कि dy इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद 4 स्टेप करना क्या है कि बोथ साइड हमें इंटीग्रेट करना है दोनों इक्वेशंस को। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, जी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये। ठीक है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर ये आप सॉल्व कर सकते हैं और यहां भी आपको निकलेगा एफ एक्स सॉरी जी एक्स, इसको जी एक्स इंटीग्रेशन में एंड डी एक्स। ठीक है, बाद में आप इसमें हमारा जो कांस्टेंट सी निकलेगा उस हिसाब से फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इतना आपको करना कैसे है, इतना आपको करना है इस वर्किंग रूल के स्टेप को समझकर। ठीक है, इतना क्लियर है। इतना क्लियर करने के बाद अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सब सॉल्यूशन जो 4p है वो किस तरीके से है वो हम देखेंगे। अब यहां पर आपने समझ भी लिया होगा कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p का मतलब क्या है कि p मतलब कहता है कि dy अपॉन dx। ठीक, तो अब इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट करेंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, मेरे क्वेश्चन और मेरे वर्किंग रूल को समझकर। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन में देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पूछेगा वो यहां पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहेगा कि इफ क्वेश्चन है कि फाइंड p माइनस 5p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, और इसमें हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहली बात तो आप यहां ये चीज देखिए कि ये क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप यहां देखोगे तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगा। ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर जो इक्वेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर में है कि नहीं है, है कि नहीं है, लेकिन फर्स्ट डिग्री में नहीं है। आपको ऑर्डर और डिग्री आपको समझाया गया होगा कि ऑर्डर और डिग्री किस तरीके से फाइंड की जाती है ना। तो यहां पर जो फर्स्ट बट नॉट फर्स्ट डिग्री, बट नॉट फर्स्ट डिग्री का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो सबसे ज्यादा पावर्स होती है उसे कहते हैं। अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना होता तो हम कह सकते थे कि ये हाँ फर्स्ट डिग्री है, लेकिन यहां पर क्या है कि ये सेकेंड डिग्री है। ठीक है, इसमें स्क्वायर है तो इसमें सबसे ज्यादा पावर की बात की जाती है ना। तो ये हमारे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतना हमने देख लिया। इतना देखने के बाद अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो p है, p को हमें p के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। p के कंपोनेंट्स का मतलब है कि p के रूट्स। ठीक है, चलिए p के कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या था कि हमें फाइंड कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कि p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6। ये हम एक इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसको फैक्टर कहते हैं। ये आपको फैक्टर करना है। ठीक है,
जब आप फैक्टर करेंगे तो ये इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, और करने के बाद फिर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर p-3 और p-2 ये आपके होंगे। फिर p = 3 एंड p = 2। इस तरीके से आपने कंपोनेंट्स निकाल लिए कि p के कितने हैं, p = 3 है और यहाँ पर p = 2 है। ठीक है, इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है कि p को मैंने माना है dy/dx, तो dy/dx = 3, यही मैंने कहा था तीसरा स्टेप। और यहाँ पर dy/dx = 2 है ना। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पर उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता था कि ये इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये करने के बाद आप कह सकते हैं कि इसमें हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। जब इंटीग्रेटिंग कर देंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, और इसमें dy इंटीग्रेट करेंगे = 2, फिर यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y = 3x + c, यहाँ हो गया। और इसको लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा y = 2x + c। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस यही आपका खेल होना है। इसको यहाँ बुला लो 3x + c, ठीक है, = 0। इसको यहाँ बुला लो 2x - c = 0। ठीक है, ये -c। ओके, अब आपको करना क्या है, बस आपको यही काम करना है कि y - 3x - c एंड y - 2x - c = 0। और ये हमारा एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, जो हमने कहा था कि इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फॉर p। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आप लिख सकते हो कि दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये इक्वेशन जो सॉल्वेबल फॉर p कहता है वो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद आपको अब करना क्या है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और समझाऊंगा आपको, वो समझाने के बाद फिर हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी सिर्फ एक क्वेश्चन और समझाने वाला हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप देखकर ही जाइएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो ऐसा क्वेश्चन आ गया बस अब इसके बाद हम कर लेंगे। ये वाला जो मैं समझाने वाला हूं ये क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद आपको फीलिंग आएगी कि हाँ अब हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक चीज छुपी हुई है उस क्वेश्चन में, जो आपको समझाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, जैसे ये लिखा है p, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ये p - y = x एंड x + y, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये अभी क्या है ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इसको हम ढंग से लिखते हैं। इसको ढंग से कैसे लिखना है, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करा लो p² - py, ठीक है, = x² + xy। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि इसको यहाँ पर बुला लेना है। जैसे ही आपने ये बुलाया तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा हम यहाँ माइनस है, इसको प्लस कर लेते हैं अंदर। ठीक है, ये 0 हो गया, तो कुछ ये फॉर्म में हो गया। समझ में आया, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है तब ये प्लस हो गया अंदर, बाकी परेशान नहीं होना है आपको। अब ये है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करना है, ये फैक्टर तो हो नहीं सकता, इस फैक्ट तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको हमने इस फॉर्म में लगा लिया। अब देखिए इस फॉर्म में लगाने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है फैक्टर फॉर्म से।
ठीक है। अब फैक्टर फॉर्म से किस तरीके से फैक्टर करना पड़ेगा, अब फैक्टर किस तरीके से करना है, तो इसका तो ऐसे फैक्टर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि धराचार्य जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर यूज करेंगे, और धराचार्य फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है और सबको पता भी है कि धराचार्य फॉर्मूला होता क्या है। तो यहाँ पर लिख देते हैं P इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या होंगी, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी माइनस वाई एंड c की वैल्यू होगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब इसको यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस वाई है तो ये प्लस का y हो जाएगा, प्लस माइनस और बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर एंड माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा और 4ac हो जाएगा, 4ac नहीं 4a और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अब इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 होगा। इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस और ये हो जाएगा रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x वाई अपॉन 2। इसको देखेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, वो सॉरी ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है वाई प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक बार p प्लस में ले लेना है, एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर से फिर ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस में लेंगे तो y प्लस वाई प्लस 2x। ठीक है, अपॉन 2, तो ये कितना हुआ 2y प्लस 2x अपॉन 2, तो y प्लस x हो गया ये। एक बार माइनस में लेंगे, जब माइनस में लेंगे तो y माइनस वाई, ठीक है, माइनस 2x अपॉन 2, तो ये y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो p इज इक्वल टू माइनस का x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, ओके, इसके बाद अब क्या आएगा ये देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी एक ये हो गया, इसके बाद एक ये हो गया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो देखिए यहाँ पर। अब यहीं पर तो देखिए ये प्रोसेस सेम टू सेम है कि नहीं है, तो वर्किंग रूल आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर जो p इज इक्वल टू है वो y प्लस एक्स है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स और dy अपॉन डी एक्स, यहाँ माइनस वाई लाइए ये x, तो ये देखिए आप ये किस फॉर्म में आ रहा है, तो ये हो रहा है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस फॉर्म में हो रहा है और ये फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है और ये मैंने इससे पुराने लेक्चर में पढ़ाया है। तो देखिए अब ये है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पहले तो इसको करना क्या है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर किस तरीके से, e की पावर में p इंटू डी एक्स। ठीक है, p कितना है, यहाँ पर p हमारा माइनस का 1 है और dx लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर e की पावर है माइनस एक्स। इतना करने के बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या होता है कि फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब देखिए y इंटू इंटीग्रल फैक्टर e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाइए, q की वैल्यू कितनी है x है, इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स है और डी एक्स प्लस सी। ओके,
अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड मानते हैं, ठीक है, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकेंड इसको मान लेते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, एंड प्लस फर्स्ट सेकेंड सेम है, एंड इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ये रहेगा, और फिर माइनस एक्स का होता है तो माइनस 1 आ जाता है, और डी एक्स प्लस सॉरी डी एक्स अब क्यों होगा, ओनली प्लस सी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब सबको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, जब सबको ले आएंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, एंड माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक ये निकाल आया। अब हम जो दूसरा निकालेंगे वो देखिए क्या आता है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर इतना तो है ही, ओके, इतना है, e की पावर माइनस एक्स है, ठीक है, अब इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और सॉल्व करना, सॉल्व कर सकते हैं, पर इतना भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्योंकि देखिए आंसर में क्या होता है कि इसको और सॉल्व कर सकते हैं। e की पावर माइनस एक्स है, आप e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो, फिर e की पावर माइनस एक्स को इस साइड कर दो तो 0 हो जाएगा, फिर जितना आ रहा है उतना आप कर सकते हो। तो वो करना है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसके बाद यहीं पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए e की पावर माइनस एक्स अगर कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 1 प्लस एक्स माइनस और c अपॉन ई की पावर माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पर c की पावर c इंटू ई की पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, y प्लस एक्स माइनस 1 ये कह सकते हैं, एंड c ई की पावर x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा पहला निकला। अब p इज इक्वल टू माइनस एक्स बहुत छोटा है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ले लीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इसको जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी बराबर 0। यहाँ भी आप वही काम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारा क्वेश्चन का एक ये फॉर्म हो गया, एक ये हो गया। तो ये दोनों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, तो आप कह सकते हो कि दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको यही समझाने की कोशिश इसलिए पहले से कहा था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो मैंने पहले चैप्टर में बताया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर y, तो उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।